हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है आत्मकथा की विशेषताओं के संदर्भ में क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा का मूल्यांकन कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आत्मकथा और जीवनी में मुख्य अंतर यह है कि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने और अपने युग के विषय में लिखता है, जबकि जीवनी लेखक अपने विषय में नहीं किसी अन्य के विषय में लिखता है। समानता यह है कि दोनों में व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, प्रसंगों, स्थितियों और अनुभवों का चित्रण होता है। दोनों में नायक के समकालीन जीवन की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिस्थितियों का भी प्रामाणिक चित्रण होता है। आत्मकथा लेखन जीवनी लेखन से कठिन कार्य है। अपने जीवन के विषय में तटस्थ होकर वस्तुगत रूप से लिखना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक लेखक की कमजोरी होती है कि वह अपने गुणों, अच्छाइयों, कृतित्व को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना और अपने दोषों, दुर्बलताओं को छिपाना चाहता है। इस दृष्टि से बच्चन जी की आत्मकथा का पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं एक सफल रचना है। उन्होंने जन्म से लेकर अपनी पहली पत्नी श्यामा के असामयिक देहावसान तक के दुखते कसकते अनुभवों को, अपनी संवेदना के पड़ावों को ईमानदारी, तटस्थता, खुलेपन और निर्भीकता के साथ चित्रित किया है। घटनाओं, प्रसंगों, स्थितियों और व्यक्तियों का उल्लेख है जिन्होंने उनकी जीवन दृष्टि, साहित्य लेखन को प्रभावित किया, प्रेरणा दी, उनके व्यक्तित्व के निर्माण तथा विकास में योग दिया, जीवन की दशा और दिशा बदल दी। उनके आरंभिक जीवन में उनके बाल मन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। उनके परिवार के रहन सहन, परंपराओं, धार्मिक एवं जातिगत मान्यताओं का, परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व का, इन सब ने किशोर मानसिकता का निर्माण किया। जातिवाद, छुआछूत, विधवाओं के साथ अन्याय और उनकी सहायता करने वाले नव युवकों के प्रति जाति और समाज के आक्रोश ने बच्चन को विद्रोही बना दिया। परिवार तथा जाति के लोगों ने उनके साथ जो अन्याय किया, दुर्भाव व्यक्त किए, उसने उसे दब्बू बनाने की बजाय आगे बढ़ने, समाज सुधार के कार्य करने की प्रेरणा दी, सबल प्रदान किया। इसी प्रकार जो आर्थिक कठिनाइयाँ उन्होंने किशोरावस्था में झेली, जिस प्रकार उनसे जूझे, टकराए, उन्होंने उन्हें जीवन प्रदान किया। पत्नी की बीमारी, दारुण अर्थ संकट और उससे मुक्त होने के लिए पढ़ते समय भी ट्यूशन करना, छोटी मोटी नौकरी करना,
इन सब ने उनकी सहन शक्ति तथा संघर्ष करने की शक्ति को बढ़ाया। खाना खाने के बाद पढ़ाने जाता और 11 बजे रात के करीब लौटता। सुनसान सड़कों पर खच्चर खच्चर साइकिल चलाता, जाड़ों में ठिठुरता। उन दिनों को अपनी मेहनत मशक्कत, अपने मन के तनाव, दिमाग के खिंचाव को याद करता हूँ तो लगता है कि मैं कोई दैत्य ही रहा हूँगा। उनके व्यक्तित्व में जो जुझारूपन, विद्रोह भाव, अस्तित्व रक्षा के लिए संघर्ष की शक्ति आई, उसका मूल कारण उनकी किशोरावस्था की घटनाएं तथा विषम स्थितियां ही है। परिवार के प्रतिबंधों और जातिगत मान्यताओं को तोड़ते हुए वह चंपा, प्रकाशों तथा कायस्थ विधवा की सहायता करते हैं। जिन व्यक्तियों का उल्लेख लेखक ने किया है वह केवल नहीं है जिन्होंने उनके जीवन और व्यक्तित्व को दिशा दी, और उनके संघर्ष में भी केवल उतना ही कहा गया है जितना नितांत आवश्यक और प्रासंगिक था। राष्ट्रीय प्रेम के लिए वह अपने परिवार और घर के वातावरण की चर्चा करता है। पिता के परामर्श की बात कहता है कि उन्होंने IAS में बैठने की राय न दी और MA करने का सुझाव दिया। लेखक ने बड़े भरे दिल से अपनी प्रेरक, समझदार पति के प्रति पूर्ण समर्पित श्यामा के विषय में लिखा। उसे अपनी पत्नी होने के साथ साथ सच्चा मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत बताया है। लेखक उसे जॉय कहता है और श्यामा उसे सफरिंग कहती है। श्यामा स्वल्प परिचय से ही बच्चन के स्वभाव, मूल स्वभाव और कवि प्रतिभा को पहचान गई थी, इसीलिए वह उन्हें सफरिंग कहती थी। लेखक उसके प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए लिखता है कि सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर ना ठहरने दिया, ना पीछे फिरने दिया। बाबा, राधा बुआ, चंपा, प्रकाशो, करकल, श्री कृष्ण, सूरी, महेश, ये सभी उनकी जिंदगी में आए। इन्होंने लेखक में सोच और जीवन दृष्टि को विस्तार दिया, समकालीन समाज के सत्य का उद्घाटन किया। इस प्रकार वह लेखक की जिंदगी की विशिष्टता को पाठक के सम्मुख उपस्थित करने में सहायक हुए हैं। अतः आत्मकथा का यह खंड हमें बच्चन की प्रारंभिक जिंदगी को देखने, महसूस करने तथा समझने में सहायक होता है। क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं, तत्कालीन युग साकार हो उठा है। लेखक ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, विधवाओं की करुण स्थिति, स्त्रियों के प्रति अन्याय, अत्याचार, छुआछूत, जाति भेद, ऊंच नीच, रूढ़ियों, अंधविश्वासों, सड़ी गली परंपराओं को बड़ी बेबाकी तथा निर्ममता से उखाड़ कर रख दिया है। शिक्षा संस्थाओं में देश प्रेम के नाम पर भ्रष्टाचार, बेईमानी का बोलबाला था। 25 रुपये वेतन देकर अध्यापक से 65 रुपये की रसीद पर हस्ताक्षर कराए जाते थे। एक कायस्थ विधवा आजीविका के लिए जब तक विजातीय व्यक्ति से संबंध जोड़ लेती है
तो उसका बहिष्कार किया जाता है। उसकी बेटी के विवाह की शर्त पूरी करने के लिए जब लेखक उनके साथ सम्मिलित होता है तो उसे और उसके परिवार का भी बहिष्कार किया जाता है और दहेज प्रथा की भर्त्सना की गई है। लेखक ने तत्कालीन राजनीतिक वातावरण का चित्र भी प्रस्तुत किया है। एक और ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतवासियों का दमन और शोषण कर रहा था तथा दूसरी ओर देशवासी गांधी जी के नेतृत्व में मुक्ति का आंदोलन कर रहे थे। बाबा भोलानाथ का घायल होना, लोकमान्य तिलक और क्रांतिकारियों की गतिविधियां, गांधी जी का नमक कानून, स्वदेशी और असहयोग आंदोलन की चर्चा की गई है। लेखक देश में हो रही इस हलचल से स्वयं को जोड़ता है और मानता है कि इनमें सक्रिय भागीदारी न निभाने के बावजूद वह किसी न किसी रूप में इनसे जुड़ा रहा है। अपने देशभक्ति का गीत लिखा, सर जाए तो जाए एक हिंद आज़ादी पाए। यह गीत गांधी जी की उपस्थिति में उनकी सभा में उपस्थित हजारों लोगों ने गाया। बीच बीच में वह लेखन, सृजन प्रक्रिया, प्रकाशन, साहित्यिक विकास, गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि की चर्चा करते और इन प्रसंगों से अपने आप को जोड़ते हुए तत्कालीन साहित्यिक परिवेश का चित्रण करते हैं। सामान्य शब्दों में क्या भूलूं क्या याद करूं का कथ्य लेखक का रचनात्मक विकास नहीं बल्कि उनके रचनात्मक व्यक्तित्व का विकास दिखलाता है, जिसे वह जाति, वंश, परंपरा और परिवार के कठिन जीवन संघर्ष के साथ जोड़कर प्रस्तुत करता है। इस क्रम में वह ऐसे अनेक प्रसंगों और घटनाओं का उल्लेख करता है जिनका गहरा संबंध उसके व्यक्तिगत जीवन से रहा है, चाहे वह चंपा से प्रेम का प्रसंग हो अथवा श्यामा से संयमपूर्ण व्यवहार का। बिना किसी संकोच के वह अपने जीवन के इस सच को प्रकट करता है। सफल आत्मकथा के लिए आवश्यक माना जाता है कि लेखक जो कुछ लिखे वह तटस्थता, निष्पक्षता तथा निर्भयता से लिखे, अपने गुणों को बड़ा चढ़ाकर ना दिखाए, अपने दोषों को ना छिपाए। इसी दृष्टि से क्या भूलूं क्या याद करूं एक सफल आत्मकथा है। कला और कविता के संबंध में, सृजन प्रक्रिया के संबंध में बच्चन के विचार महत्वपूर्ण हैं। कला का लक्ष्य है कि जो व्यक्तिगत है, सीमित है, आत्मोपयोगी है, उसे सर्वोत्तम, सार्वभौम और सार्वभोगी बनाए। इस विचार का मूर्तिमान रूप है उनकी आत्मकथा। वे मानते हैं कि 1923 से 24 में कविता के नाम पर जो कुछ उन्होंने लिखा उसमें वास्तविकता होगी, अभिव्यक्ति होगी, पर प्रेषण, उद्बोधन शायद ही रहा होगा, जिसके बिना कविता नहीं होती। अतः उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। अवसर आने पर वह आत्मलोचन भी करते हैं और स्वयं अपना मजाक उड़ाते हैं। अपनी चारित्रिक दुर्बलता और अपनी अतिशय भावुकता की आत्म स्वीकृति भी आत्मकथा में मिलती है। अपनी प्रारंभिक रचनाओं को उन्होंने संयम के विस्फोट का परिणाम कहा।
आत्मलोचन की यह प्रवृत्ति तटस्थता एवं निष्पक्षता ही आत्मकथा को महान कृति बनाती है, जहां एक और लेखक के जीवन के करुण प्रसंग जैसे उनका जीवन संघर्ष या पत्नी श्यामा के द्वारा मृत्युशैया पर लुप्त होती चेतना में पति को सफरिंग कहकर पुकारने का प्रसंग पाठकों को करुणाद्र बना देते हैं। वहाँ आत्मकथा की सरल, सहज, सजीव भाषा शैली, कहानी जैसी रोचकता उसे एक सप्राण रचना बना देती है। भाषा कहीं वर्णनात्मक है तो कहीं चित्रात्मक, सर्वत्र पात्र और परिवेश के अनुकूल शब्दों का चयन एवं प्रयोग किया गया है। बात बड़ी सहजता से पर प्रभावशाली ढंग से कही गई है। बीए में मेरे प्रथम श्रेणी के बाद मेरे कुछ संबंधियों ने मुझे सलाह दी कि मैं आईएएस में बैठने की तैयारी करूं। बैठता तो शायद आ ही जाता और रिटायर हो जाता, तो उसमें बुरा भी क्या होता। कुछ कविताएं लिखकर रिटायर हो रहा हूं तो कौन बड़ी लाट खड़ी कर दी है। विषय के अनुकूल तो शैली बदलती रही है। आत्मकथा के स्वरूप निर्माण में लेखक ने कई प्रक्रियाएं अपनाई है। कहीं जातीय, पारिवारिक और सामाजिक संदर्भों का उपयोग किया गया है, तो कहीं कथा के अंदर अवातर कथाओं की रचना की गई है। लेखक ने कई निश्चित पद्धति नहीं अपनाई है। कथानक को ध्यान में रखकर रचना का स्वरूप बदलता गया है और इससे रचना आकर्षक एवं प्रभावशाली बनी है। उसकी गुणवत्ता बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। यदि रोचक बनाने के लिए लेखक ने लोक में प्रचलित कथाओं या पौराणिक प्रसंगों का आश्रय लिया है, तो अनेक काव्य पंक्तियों एवं गद्य के अंशों का अधृत करके अपने सुपठित होने का आभास दिया है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू for watching.